करें स्टार्ट। चलो भैया। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं गुलिस्तान न्यूज के साथ। मैं हूं प्रिया राजपूत। 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था, तब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक अलग यूटी बनाया गया था। परंतु फिर भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जिन पर बात करने की जरूरत थी। लद्दाख की बात करें तो वहां पर ऐसे काफी इश्यूज हैं जो आर्टिकल 370 हटने से पहले चले आ रहे हैं। उनमें से एक इशू है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट, जो कि बना था 8 अक्टूबर को 1997 को। इस एक्ट के तहत जिस तरह से 30 जो सीट्स थी वो लेह और कारगिल के लिए रिजर्व थी और उसमें से नॉमिनेटेड थी। आपको बताना चाहेंगे कि 26 सीट जो थी वो इलेक्टेड थी और जो 4 सीट्स थी वो रिजर्व थी। अब वो रिजर्व किसके लिए थी वो भी आपको बताना चाहेंगे। उनमें से 2 सीट्स रिलीजियस मिनॉरिटीज के लिए थी और 2 सीट्स वुमेन के लिए थी। परंतु जो इस बार का इशू है वो लेह का है, जिनमें से जो मिनॉरिटीज की और वुमेन की सीट्स थी उनमें से कटौती करके 2 सीट्स मेजॉरिटी वालों को दे दी गई है, जिसकी वजह से मिनॉरिटीज वालों ने याचिका दायर की है मेजॉरिटी के खिलाफ। ये सारा जो केस देख रहे हैं वो देख रहे हैं खालिद मुस्तफा भट्टी, जो कि इस केस का सारा मसला देख रहे हैं, जो एडवोकेट हैं। आज इनसे ही जानेंगे कि सारा इशू क्या है और इस केस में क्या कुछ चीजें हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका गुलिस्तान न्यूज़ में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर, जो आप ये सारी याचिका दायर की गई है वो आप देख रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उनको जो है इस केस के बारे में समझा दीजिए कि आखिरकार LAHDC एक्ट है क्या और इसमें क्या कुछ चीजें हैं। देखिए, ऐसा है कि जम्मू कश्मीर की जो डेवलपमेंट है, जो एज पर स्टेट थी, उसमें लद्दाख इंक्लूडेड था। उसमें ऐसा था कि जो डेवलपमेंट होनी थी वो जो एक्ट दोनों जगह लगते थे उसकी, लेकिन पेक्यूलर सर्कमस्टांसिस जो लद्दाख के थे उसमें 2 चीज़ें बड़ी प्राइम थी। पहली बात ये थी कि वो हार्श क्लाइमेट का रीजन है, जिसमें बारिशें कम होती हैं, बहुत हाई माउंटेन्स हैं और आरिड टाइप रीजन है, डेजर्ट टाइप है और कोल्ड डेजर्ट है। और दूसरा 6 महीने के लिए डिस्कनेक्ट होता है, रोड कनेक्टिविटी नहीं होती वहाँ। तो इसमें एक प्रॉपर एक्ट जो है वो फ्रेम किया गया था ताकि वहाँ की जो डेवलपमेंट है वो की जा सके। उसका नाम था लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट 1997। उस एक्ट में जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस के बेस पे था वो, और वो सारा जितना वहाँ की डेवलपमेंट होनी थी वो उस एक्ट के तहत होनी है और हो रही है। उसमें क्या था कि अब इलेक्शन होने थे, उसमें 26 मेंबर जो हैं वो इलेक्टोरेट इलेक्ट करता था। वो कॉन्स्टिट्यूएंसी और टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिफाइंड है, लेकिन जो 4 मेंबर थे वो नॉमिनेट करने थे। उसमें सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 जो है वो इस एक्ट की कहती है कि जो प्रिंसिपल रिलीजियस माइनॉरिटीज और वीमेन, उनमें से 4 लोगों को हमने नॉमिनेट करना है। तो वो जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पहले जब ये यूटी नहीं बनी थी तो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नॉमिनेशन करती थी, और उसके बाद जब ये बाइफरकेट हो गई, यूटी बन गई, तो तब यूटी ऑफ लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन जो उसने की हमने की। तो हमने ये जो याचिका दायर की, हुआ ये कि पहले तो 2 लेडीज को भी नॉमिनेट करते थे और 2 प्रिंसिपल रिलीजियस माइनॉरिटी जो वहाँ हैं उनको करते थे, और वो माइनॉरिटी मुस्लिम्स हैं वहाँ, उनमें से 2 आदमियों को नॉमिनेट करते थे। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया कि सिर्फ एक लेडी को नॉमिनेट किया, प्रिंसिपल रिलीजियस माइनॉरिटी के अंडर किसी को नहीं किया, और मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है, जो बुद्धिस्ट हैं वहां पे, उन्हीं में से 2 आदमियों को नॉमिनेट कर दिया। इसको हमने कोर्ट में चैलेंज किया कि ये अगेंस्ट द एक्ट है, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट एक्ट की सेक्शन 4(2) के अगेंस्ट है। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसकी नोटिस लिया और इन 2 आदमियों की जो नॉमिनेशन है वो सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ रिट पिटीशन रखी और नोटिस किया, और 10 नोटिस भी दिया कि इनकी सर्विस हो जाए तो फिर हम सुनेंगे। आज ये केस लग रहा है, 2:30-3 बजे लगेगा, तो उसमें फर्दर सुनवाई होगी। हमने आज एक और उसमें पिटीशन फाइल की है कि इनकी सैलरी स्टॉप की जाए और इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड है वो ये यूटिलाइज ना कर सके। तो ये है इस याचिका में। सर, बात अगर इस एक्ट की करें तो ये जो इस बार जो वायलेशन हुआ है, क्या इससे पहले कभी इस तरह का वायलेशन हुआ था? क्योंकि अगर देखने को मिला इस बार तो फिलहाल ये जो है मिनॉरिटीज का जिस तरह से केस देखने को हमें मिल रहा है, क्या इससे पहले कभी हो रहा है कि आपने जो इस बार ही पहली बार जो है ये केस देखा है? देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये रिकॉर्ड मेरे सामने है। 2006 में इन्होंने नॉमिनेशन की। करगिल और लेह की अलग अलग काउंसिल्स हैं। हम लेह की ही बात करें तो लेह में 2006 में जब इन्होंने नॉमिनेशन की है तो 2 प्रिंसिपल रिलीजियस माइनॉरिटी से लिए गए हैं, दोनों मुस्लिम हैं,
और 2 लेडीज ली हैं, वो दोनों बुद्धिस्ट हैं। लेडीज के कोटे में भी 2 लिए, 2 प्रिंसिपल रिलीजियस माइनॉरिटी के कोटे में, और 4 लोग नॉमिनेट किए। उसके बाद इन्होंने 2016 में किए हैं, उसमें भी 2 मुस्लिम जो हैं वो नॉमिनेट किए हैं, और लेडी एक ही की है। वहाँ प्रिंसिपल रिलीजियस माइनॉरिटी में तो 2 कर दिए, लेकिन लेडी जो है या मेजॉरिटी कम्युनिटी से वुमेन कोटा में वो खाली 1 सीट इन्होंने। उसके बाद ये जो 2011 में हुआ है, उसमें एक ही नोटिफिकेशन के जरिए नॉमिनेशन करगिल और लेह के लिए हुई है, दोनों जगह के लिए हुई है। और वहां पे दोनों जगह जो है वो प्रिंसिपल रिलीजियस माइनॉरिटी से भी हुआ है आदमी, और वुमेन कोटा में भी हुआ है। लेकिन इस बार का जो इन्होंने नॉमिनेशन की है वो ट्रेजेडी ये है कि लोग तो ये समझते थे कि अब जो विद द चेंज ऑफ द न्यू गवर्नमेंट अब बेहतर होगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ, वेयर एज यहाँ तो लॉ की टोटल वायलेशन और टोटल डिसरिस्पेक्ट टू लॉ हो रही है, जो हमने कोर्ट के सामने लाया है कि ये नहीं किया जा सकता था। आप इसको डिफाइन करें, प्रिंसिपल रिलीजियस माइनॉरिटी क्या है, और उसके बाद ये जो प्रिंसिपल रिलीजियस माइनॉरिटी एक्ट में प्रोवाइडेड है वो वहां की जो माइनॉरिटी लद्दाख में है, क्योंकि मेजॉरिटी बुद्धिस्ट है, माइनॉरिटी में मुस्लिम्स है, तो मुस्लिम्स में से आज तक इंटरप्रेट करके पिछले 3 सेशन में, पिछले 15 सालों से जब मुस्लिम को ही नॉमिनेट किया जा रहा था, तो आज क्या डिविएशन करने का मतलब था और किस वजह से किया, तो ये हमारी याचिका है। सर, अगर बात कारगिल की करें तो वहां पर जो है पूरी तरह से पालन हो रहा है ये भी जो एक्ट है, लोग तो ऐसे क्या कारण होंगे कि लेह में नहीं हो रहा है? क्योंकि कारगिल में तो जितने सालों से बना है 1997 से अभी तक पालन होता ही आ रहा है, पर इस बार ऐसा क्या हो गया कि लेह में ये देखने को किस मिल रहा है? देखिए, ये प्योरली पॉलिटिकल क्वेश्चन है जो मेरी डोमेन का नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जब एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्ट करना है तो रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को मान के चलना है। हमने कुछ सालों से ये देखा है कि ये ट्रेंड चल रहा है कि खुद लॉ बनाने वाले लॉ को वायलेट कर रहे हैं, तो कोर्ट में हम लोग ले जाते हैं। अब ये लोग अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक लॉ को चेंज करने की कोशिश करते हैं, ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं, तोड़ मरोड़ करते हैं। तो इनके जहन में जो बैकग्राउंड में बात होती है वो ये है कि जब ये हमने कर दिया, आदमी काम कर रहा है, ये इलेक्शन पिटीशनें बहुत इन्फ्रक्चुअस भी हो जाती हैं विद द फ्लैक्स ऑफ टाइम, क्योंकि कोर्ट सुन नहीं पाती, टाइम नहीं होता, ओवरबर्डन है कोर्ट। तो मुझे लगता है कि यही जहन में लेके, एक तो ये है कि लॉ को बहुत कम माना जा रहा है, नंबर 2 ये कि इनको पता है कि हम नॉमिनेट कर देंगे तो कोर्ट में चलता रहेगा मामला। तो कोर्ट्स के हम तो ये समझते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि कोर्ट्स में ऐसे मामलात में प्रॉम्प्ट एक्शन करें जहां पे पब्लिक में ये मैसेज जाना चाहिए कि नहीं, जहां हायर लेवल ऑफ लॉ वायलेशन होगी वहां स्टर्न एक्शन भी हाईएस्ट लेवल का होगा। तो करगिल में कभी इन्होंने ऐसा किया नहीं है, लेह में इस बार किया है। आई डोंट नो पॉलिटिकली क्या रीजंस हैं, बट इट इज टोटली इलीगल, रॉन्ग है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। जो बिल्कुल ही जो इस वक्त का स्लोगन है उसके अगेंस्ट जा रही है ये सारी बातें। सर, आज जैसे इसकी सुनवाई है केस की, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या कुछ चीजें निकल कर आएंगी? देखिए, कोर्ट में जब प्रोसीडिंग होती है तो यू नेवर नो, बट हम तो आर्गुमेंट ये करने वाले, हाँ, हम तो आर्गुमेंट ये करेंगे कि इनको कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड जो है इनका स्टाफ कर दिया जाए और इनकी सैलरी स्टाफ की जाए, बिकॉज दे आर यूजरपर ऑफ द ऑफिस। हम तो को वारंटो और प्रोहिबिशन रिट भी हमने दी है कि ये इंटाइटल्ड ही नहीं है इस ऑफिस के, इस चेयर के इंटाइटल्ड नहीं है, तो पावर कैसे ले सकते हैं ये? और ये पावर जो ये एक्सरसाइज करेंगी, इसके लॉ की कोई फोर्स नहीं होगी इसके साथ। तो इसलिए जो भी ये इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली है, SO2 निकाला है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख ने, ये बिल्कुल गलत है, और इसको स्टॉप करने के साथ साथ इनकी सैलरी और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड उसको भी बंद किया जाए। इसमें मैं एक और पहलू आपको दिलचस्प बता दूं, ये जंग ये थी कि जब काउंसिल बनती है 30 मेंबर की बनती है, 26 इलेक्टेड हैं, 4 नॉमिनेटेड हैं, लेकिन उसी में प्रोवाइडेड ये है कि इसकी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनती है जो जिसको कैबिनेट मान लीजिए आप, उसका एक चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर होता है, वो मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर रैंक का होता है, बाकी काउंसलर जो है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट रैंक के होते हैं, लेकिन एक नॉमिनेटेड में से भी वहां लेना है उन्होंने, एक्ट प्रोवाइड करता है। अब ये इसको टोटल एक कम्युनिटी को, मुझे जो लगता है कि डिसएम्पावर करने के लिए इन्होंने पहले नॉमिनेशन से ही हटा दिया उसको, तो वहां किस लिए लेंगे फिर? तो गवर्नेंस में उनकी कोई से ही नहीं होगी। दिस इज अनफॉर्चुनेट कि इस तरह की चीजें हैपन हो रही हैं, और हम कोर्ट के सामने ही ला सकते हैं, उसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। हमारा जो रोल है, हम फोर्सफुली कोर्ट को यही कहेंगे कि दिस इज व्हाट इज बीइंग डन, तो इसको स्टॉप किया जाए, इंटरवेंशन अर्लीस्ट करें,
ताकि फाइनल स्टेज तक ये लिंगर ऑन करते रहेंगे इसको और अपनी टर्म जो है वो एक्सपायर करेंगे, वो बेटर नहीं है। उससे मैसेज भी गलत जाता है बाहर कि जुडिशरी में मामले डिले करके लोग उसका फायदा ले लेते हैं। चलिए सर, आखिरी सवाल ये पूछते हैं, जिस तरह से महिलाओं की यहाँ पर नॉमिनेशन जो है वो उसमें तो महिलाएं आती हैं, परंतु इलेक्शंस की बात करें जिसमें 26 सीट्स हैं जिसमें वो इलेक्ट होकर आती हैं, अभी तक कोई भी ऐसी महिला आपने नहीं देखी है जो ले में सत्ता में आई हो इलेक्शन के दौरान। तो आपको क्या लगता है कि क्या रिजर्वेशन भी होनी चाहिए, जिस तरह से डीडीसीज में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन था जिसमें महिलाओं को आना ही आना है, तो आपको लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इसमें भी रिजर्वेशन होनी चाहिए ताकि महिलाएं एक बार अगर पार्टिसिपेट करती हैं तो उसमें जोश आए, तो हर साल इस तरह 5 सालों के बाद जो है इलेक्टेड हो वहां पर? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है और हमारे एग्जिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ। अगर हम अपनी बहनों को, माओं को, बेटियों को एम्पावर नहीं करेंगे, वीमेन एम्पावरमेंट नहीं करेंगे, तो उससे नुकसान ये होता है कि हमारा जो एक पहिया है वो कमज़ोर रहता है और ये जो डेवलपमेंट हॉलिस्टिक होनी चाहिए थी वो पीछे रह जाती है। ये समझना होगा हमें कि ये एक्ट जो है इसमें ये कमी ज़रूर है। विमेन के लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए थी, कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व होनी चाहिए थी, जैसे इन्होंने पंचायत राज एक्ट में अमेंडमेंट करके की है, यहाँ भी होनी चाहिए थी। और औरतें जो हैं वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी जाएं, वहाँ भी डिसीजन मेकिंग में उनका हाथ हो, और ये बिल्कुल इसमें ड्रॉबैक है, ये होना चाहिए, इसको मैं इंडोर्स करता हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया मेहरबान। तो इस वक्त हमारे साथ खालिद मुस्तफा भट्टी हैं जो एडवोकेट हैं और इस केस को देख रहे हैं, जिसपे कि हमने जाते जाते फिर से आपको बताना चाहेंगे कि आखिरकार ये सारा मसला क्या है, क्योंकि जिस तरह से हमने आपको पहले ही बता दिया कि ले में जिस तरह से 26 सीट्स हैं वो इलेक्टेड हैं और 4 सीट्स जो कि नॉमिनेटेड होती हैं। इस बार जो 2 सीट्स हैं वो मेजॉरिटी वालों को दे दी गई है, जो कि मिनॉरिटीज वालों ने याचिका दायर की है, जो कि खालिद सर देख रहे हैं पूरी इस केस को। अब इन्होंने भी कहा है कि जिस तरह से आज सुनवाई है, फिलहाल अभी तक ये चीज नहीं कही जा सकती है कि सुनवाई में क्या चीजें निकल कर आएंगी, परंतु ये पूरी उम्मीद की जा सकती है कि जिनका जो हक है उनको मिलेगा और जिनकी भी जो सीट्स हैं उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि मिनॉरिटीज और वुमेन की जो सीट्स हैं उनको पूरी सीट्स मिलनी चाहिए ताकि जिस तरह से वहां पर कामकाज चल रहा है वो चलता रहे। फिलहाल ये है अभी का अपडेट। तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। फिर लौटेंगे किसी नए अपडेट के साथ। कैमरे के पीछे मेरा साथ है अश्विनी कुमार।